ऑडियो आ रहा है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, हेडिंग डाल दो प्लीज। इसमें हो चुका है क्या पहले? हेडिंग डाल दो। इसमें देखा है सभी लोगों ने क्या होता है? देखो प्रिज्म का यूज कब करना है, हमको या इस कॉन्सेप्ट का यूज कब करना है जब दो सर्फेस क्या हो आपस में इंक्लाइंड हो। ठीक है, ये सर्फेस अब ऐसे भी हो सकती है। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, एक रे यहाँ से आएगी और यहाँ से एग्जैक्ट हो ऐसे हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये सर्फेस इस केस में यहाँ पर इस टाइप की भी हो सकती है या फिर इस टाइप की भी हो सकती है। ये स्लैब है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग प्रिज्म का यूज कर सकते हैं, प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। कहाँ पर करेंगे? जब ये जो है इस सर्फेस से निकल के यहाँ से बाहर जाए, समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसके अंदर भी प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। ये बात समझे क्या? अब इसके अंदर एक चीज डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल कौन सा होता है? ये एंगल कौन सा होगा बताओ? क्या हमेशा ऊपर वाला होगा? ऊपर वाला उससे ग्लास लाइट आएगी। हां, इस साइड की पैरेलल है ना, उसके ऊपर सपोर्ट होगा। ऐसा है जो रे है इससे क्या कर रही है, इन दो सरफेस को क्रॉस कर रही है, समझ सकते हैं हम लोग। तो जिन दो सरफेस को क्रॉस कर रही है उनके बीच का एंगल वो क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। जैसे मान लो ये एंगल कितना हमारे पास 60 है, ये 50 है और ये 70 है। अगर रे जो है इस केस में यहाँ से आके यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इस रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बनेगा? इस केस में 60 बनेगा। इसके लिए एक केवल क्या बनेगी हमारे पास? 60 बनेगी। अगर रे जो है ऐसे आके यहाँ से बाहर निकल रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बनेगा? 50 बनेगा। ये बात समझे क्या रहेगी? एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा? जिन दो सरफेस से होते हुए ये निकल रही है उनके बीच का एंगल। ठीक है, इसको नोट कर दो।
ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है हमारे पास, यहाँ से रे आ रही है, ये इसका नॉर्मल बन गया इस केस में, ये एंगल आई है। सो एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये रे यहाँ से जा रही है, इसका सेकंड नॉर्मल, और जो है इसको कट जाएगी, ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जन, ठीक है। ये R1 ले लो इसको यहाँ पर, और इस एंगल को R2 बोलो, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं इस केस में यहाँ पर कि A R1 और R2 का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, वो क्या बनेगा वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है इस केस में हमारे पास नॉर्मल है, तो नेट एंगल कितना बनेगा, ये वाला 90 बनेगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये एंगल क्या बन जाएगा इस केस में, 90 माइनस R1 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो तीनों एंगल का सम क्या रहेगा, 180 रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। एक तो हमारे पास A है, दूसरा क्या बन जाएगा 90 माइनस R1, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ से कट कर लो 180 से 180 को, तो A की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास R1 प्लस R2 बन जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या, ठीक है। अब सेकंड फाइंड कर रहे हैं हम इसके अंदर डेविएशन, कि डेविएशन कितना होगा इस रे का नेट, वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में डेविएशन कितना हो रहा है इसका, यहाँ पर पहले रे ऐसे जा रही थी इस केस में, और इस तरफ बेंड हो गई है, तो डेविएशन कितना बन रहा है इसका, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है डेल्टा वन, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो डेविएशन किस तरफ बन रहा है इसका, यहाँ पर क्लॉकवाइज बनेगा, और कितना बनेगा इस केस में, क्या I माइनस R1 बोल सकते हैं। ये एंगल I है हमारे पास, तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा इस केस में, I बनेगा, और ये एंगल R1 है, तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में, I माइनस R1 बन जाएगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ये जो है ऐसे जा रही थी इस केस में यहाँ पर, और इस तरह बेंड हो गई, तो डेविएशन कितना हुआ इसका, यहाँ पर ये एंगल हुआ, ऐसे बोल सकता हूँ मैं डेल्टा 2, ठीक है। अब डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, यहाँ पर देखो ये एंगल R2 है हमारे पास, तो ये एंगल भी क्या रहेगा इस केस में R2 रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये एंगल कितना हमारे पास R2 है, ये पूरा एंगल E है, तो डेल्टा 2 क्या बनेगा हमारे पास इस केस में E माइनस R2। पहला डेरिवेशन कैसा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है, कितने का है I माइनस R1 का है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। डेल्टा 1 जो बन रहा है हमारे पास I माइनस R1, और किस तरफ है ये क्लॉकवाइज है, वैसे डेल्टा 2 कितना आ रहा है हमारे पास, ये बनता है E माइनस R2, और ये कैसा है क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन कितना बनेगा इसका, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास I माइनस R1 क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कितना आएगा यहाँ से, ये I प्लस E बन जाएगा, माइनस का R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना है A है, तो डेविएशन क्या बनेगा हमारे पास इस केस में नेट, यहाँ पर I प्लस E माइनस A, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या। तो अगर मैं प्रिज्म के अंदर I गिवन हो, A गिवन हो और N गिवन हो, तो क्या वहां से हम लोग डेविएशन निकाल सकते हैं। इसमें देखते हो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ में जो सरफेस पे आप कर सकते हैं स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अगर इस सरफेस पर लोग स्नेल्स लॉ यूज करके क्या लिखेंगे इस केस में, बाहर का हम लोग 1 बोल देते हैं यहाँ पर, तो 1 into sin I is equal to N into sin R, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। N अपन को पता है, I पता है, वहां से R1 निकाल देंगे, ठीक है। A is equal to R1 plus R2 का यूज करेंगे, A अपन को पता है, R1 पता है, वहां से अपन को R2 मिल जाएगा, ठीक है। R2 मिल गया तो फिर हम लोग इस सरफेस पे दूसरे का यूज कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं। अब इस सरफेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, N into sin R2 is equal to 1 into sin A, यहाँ से अपन को E मिल जाएगा, I पता है, E यहाँ से मिल गया अपन को, A पता है, तो वहां से अपन को डेविएशन मिल जाएगा। ये बात समझे क्या, इसको नोट कर लो।
नोट कर लिया सब लोगों ने? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? इसमें है हमारे पास, इसमें सारे एंगल क्या है 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास √3 है। अब एक रे जो है वो सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री दे रखा है। तो इस रे का नेट डेविएशन क्या बनेगा वो हमको फाइंड करना है जब यहाँ से बाहर निकलेगी तब। निकालो। जोर से बोलो। 60 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। clockwise हाँ ठीक है। आगे आंसर सबका इसका? इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा इस केस में, तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास 60, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास इस केस में 60 रहेगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप इस तरीके से लगा दो तुम लोग, नेक्स्ट को यूज करो। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 into sin 60 is equal to √3 into sin r1। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये √3 का 2 बनेगा तो sin r1 की वैल्यू 1/2 बन जाएगी, तो r1 की वैल्यू जो है 30 डिग्री बन जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जो रेडी है इस केस में ये ऐसे निकल जाएगी। ये एंगल कितना हमारे पास इस केस में 30 डिग्री है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा इस केस में 60 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। टोटल एंगल कितना हमारे पास 90 है, ये 30 है। ठीक है,
इसकी जरूरत नहीं है वैसे अपन को। अब देखो ये एंगल R1 कितना हमारे पास 30 डिग्री है, तो A = R1 + R2 का यूज करके हम लोग R2 निकाल सकते हैं। ये 60 है, ये 30 है, तो R2 क्या हो जाएगा इसमें 30 लग जाएगा। तो ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इस सरफेस जो ये एंगल है हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ से जब रे बाहर निकलेगी तो ये एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से इसमें 60 निकाल सकते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे सेल्फ लॉ का यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे √3 × sin 30 1/2 = 1 × sin e। तो e की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास इस केस में 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 60 आ रहा है। इसका यूज करो यहाँ पर डेल्टा नेट बन जाएगा 60 + 60 - 60, इसका नेट आंसर का वैल्यू इसमें 60 बन जाएगा। समझे क्या? इसमें हमारे पास जिसका एंगल ऑफ प्रेस कितना है यहाँ पर 15 डिग्री है, तो जो म्यू है वो √2 लेने का अपन को। अब यहाँ से ये रे आ रही है, रे कैसे आ रही है, जैसे इंसिडेंस पे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सरफेस को टच करते हुए आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा इस केस में 90 बन जाएगा। तो अब इस रे का नेट डेविएशन कितना बनेगा वो आपको फाइंड करना है। नेट डेविएशन फाइंड करना है आपको, निकालो। डायग्राम बनाओ उसका, ज्योमेट्री का यूज करो इससे। सर 30 हो इस तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। किस तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसे डायग्राम बनाओ इसका और ज्योमेट्री का यूज करो उसके अंदर, देखो किस तरफ हो रहा है। नहीं होगा सर, नहीं होगा होगा ना भाई।
सोच कर देखो आगे क्या होगा इसका। इस सर्किट में हम लोग choices का यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? n क्या था इसका? रूट था 1 into ये एंगल कितना बनना हमारे पास 90 बनना है into sin 90 is equal to root 2 into sin r1। r1 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास इस केस में 45 बन जाएगी। समझ सकते हैं हम लोग? ठीक है। अब अगर सदा हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं a is equal to r1 plus r2, तो r2 कैसा आएगा हमारे पास इस केस में नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या करना है हमको यहाँ पे चेक करो कि कैसे डायग्राम इसका बन रहा है। ठीक है। अब जो r1 है वो कैसा हमारे पास 45 है, तो 45 को किस तरफ बन जाएगा समझ सकते हैं हम लोग? ये एंगल 45 ये भी 45 बन जाएगा, समझ सकते हैं हम लोग? तो जो रे है वो ऐसे बनेगा, समझ सकते हैं हम लोग? इस पॉइंट पे आएगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इस केस में ये एंगल कितना हमारे पास 45 पे कितना है 15 है, 45 प्लस 15 कितना बनेगा 60 बनेगा। तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर 120 बनेगा, समझ सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल किस तरफ बनेगा इसका यहाँ पर? इसके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ बनेगा, समझ सकते हैं हम लोग? क्योंकि नेट एंगल कितना है यहाँ पर 120 है, इसलिए जो हम लोगों ने पहले देखा था उसमें हमारा नॉर्मल कैसे बनना था हमारा इस रे के नीचे की तरफ बनना था। अब इस बार किस तरफ बनेगा इसका? ऊपर की तरफ बनेगा, इसलिए हमारा r2 कैसा आ रहा है इस केस में नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझे क्या कि जो नॉर्मल बनेगा इसका यहाँ पर इस सरफेस का वो कैसा होगा इस केस में? बता ये मान लो नॉर्मल हमारा इस पॉइंट पे ऐसा है। ये ऐसा है, ये कितना हमारे पास नेट 120 है, समझ सकते हैं हम लोग? तो जो इसका नॉर्मल बनेगा इस केस में ये नॉर्मल मान लो ऐसे बन रहा है इसका। ठीक है। ये एंगल कितना बनेगा इस केस में हमारे पास यहाँ पर? ये एंगल कितना बनेगा इस केस में 30 बनेगा, समझ सकते हैं हम लोग? ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे पहले वाले क्वेश्चंस में तो नॉर्मल किस तरह बन रहा था हमारा? इस तरह की इस तरह बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, समझ सकते हैं हम लोग? अब इसका कैसा बन रहा है? इसके ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए हमारा एंगल कैसा आता है उसके अंदर नेगेटिव आ रहा है, समझ सकते हैं हम लोग? ठीक है। तो इस बार एंगल तो कितना हमारे पास फिर से यहाँ पर r2 तो कितना है इस केस में 30 डिग्री ही है, समझ सकते हैं हम लोग? फिर से यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं हम लोग। अब ये जो एंगल है हमारे पास कितना है 30 है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? √2 into sin 30 का बनेगा 1/2 बन जाएगा, इस इक्वल टू 1 into sin 30, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 1/2 तो बनेगा, तो एक की वैल्यू क्या बन जाएगी इस केस में 45 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो जो रे है इस केस में नॉर्मल कितना बना रही है यहाँ पर 45 बना रही है, और ये किस तरफ निकलेगी इस केस में यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो जो डेविएशन हो रहा है किस तरफ हो रहा है इसका यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझिए क्या मेरी? देखो अब यहाँ पर जो नेट डेविएशन है वो कितना हमारे पास इस केस में 45 में से बोल सकते हैं हम लोग। रे जो है पहले ऐसे जा रही थी और इस तरफ बेंड हो चुकी है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना बनेगा इसका यहाँ पर 45 बनेगा, और किस तरफ बनेगा क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो डेविएशन है इस केस में वो 45 है और क्लॉकवाइज है। इस पॉइंट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो डेविएशन किस तरफ है इसका? यहाँ पर रे जो है ऐसे जा रही है इस केस में और इस तरफ बेंड हो चुकी है, तो किस तरफ बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और कितना बनेगा इस केस में? ये 30 है, ये 45 है, तो डेविएशन कितना बनेगा इसका यहाँ पर 15 डिग्री बनेगा, किस तरफ बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो डेविएशन है वो कितना है इस केस में 15 डिग्री है, और
किस तरह का ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो नेट ड्यूरेशन कितना बनेगा इसका यहाँ पर, नेट ड्यूरेशन क्या बनेगा इसका यहाँ पर बताओ, 30 बन जाएगा। और किस तरह बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बात समझे क्या, नोट करो उसको। उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा उल्टा आएगा। जब आर नेगेटिव आ रहा हो ना तो सिंपल से ज्योमेट्री का यूज करो उसके अंदर। क्या समझ में आया, नेगेटिव आ रहा है ऐसे करके ये एंगल टोटल कितना है, 120 से नॉर्मल कैसे क्या होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से बनेगा इसका यहाँ पर इसी तरह बनेगा ना 90 पे। दूसरा डेविएशन जब निकाला आपने, ये 30 कैसे आ रहा है? अच्छा नॉर्मल सेक्शन समझ गया। सॉल्व करो, डेल्टा निकालो, फिर से ड्यूरेशन कितना बनेगा नेट।
बातें नहीं। क्यों? तो DI होगा। तो DI रूट 3/2 का मतलब क्या हुआ? माइनस का 3/2 क्या? एक सेकंड और फिर से पहले चेक करो इसमें क्या जो रे है सीधी जाएगी या फिर इस तरफ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है? बातें नहीं। यहाँ पे निकलो आर कितना है? निकालते सब लोग क्या लिखेंगे हम लोग? 1 × sin 60 is equal to √3 × sin r1। तो r1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 30 आ रही है। अब r1 देखो अगर रे को हम लोग इस तरफ मानते हैं ये एंगल 30 है, ये कितना बनेगा? 60। अगर रे से जा रही है 150 + 60 कितना होगा? तो 180 पर ही बड़ा होगा इस केस में। ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, ऐसे हो सकते हैं हम लोग। ये बात समझिए क्या? ये 150 + 60 210 बन रहा है और जो दोनों का सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। लेकिन पहले से 180 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रे है वो ऐसे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? फिर ये रे इस तरफ जाएगी, समझ सकते हैं हम लोग। ये बात समझिए क्या मेरी? अगर हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि जो रे है वो ऐसे जा रही है, इस तरफ से टकराएगी, तो इस केस में क्या होगा? ट्रायंगल बनेगा। इस केस में यहाँ पर ये 150 है, ये 60 है, तो ये इनका सम कितना बन रहा है? इस केस में यहाँ पे दोनों का नेट सम कितना बन रहा है? 210 बन रहा है। मोर देन 20 है, समझ सकते हैं हम लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो रे है वो कैसे जाएगी? इस केस में इस तरफ नहीं जाएगी, पहले किस तरफ जाएगी? यहाँ पर इस तरफ जाएगी, समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एंगल कितना हमारे पास? 30 डिग्री है, समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग कितना बनेगा इस केस में? देखो ये 90 + 30 120, ये 90 है हमारे पास इस केस में। ये वाला एंगल यहाँ पर 90 + 30 120 + 15 135, तो ये कितना बनेगा इस केस में? यहाँ पर 45 बन जाएगा, समझ सकते हैं हम लोग। अगर ये एंगल 45 है यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा इस केस में? 45 बनेगा। यहाँ पे सेंस लोग अरेंज कर सकते हैं इस पॉइंट पे हम लोग। क्या लिखेंगे बोलो? √3 ×
sin 45 is equal to 1 into sin e। तो sin e की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास इस केस में √3/√2। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है क्या? क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा हो सकता है हम लोग। इसका मतलब क्या होगा? इस पॉइंट पे क्या होगा? टी आई आर होगा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जबकि इससे पहले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो ए हो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, तो किस तरफ जाएगी? इस केस में अंदर की तरफ। डेटा को कैसे बोल सकते हैं हम लोग? तो इस केस में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर टी आई आर हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर टी आई आर होगा तो ये जो है इस तरफ निकल जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब अगर ये एंगल 45 तो ये एंगल क्या बनेगा इस केस में? 45 बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये फिर से 45, ये 15, तो ये एंगल क्या बनेगा इस केस में? यहाँ पर 120 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब अगर ये एंगल 120 है तो नॉर्मल से कैसे बन जाएगा इस केस में? यहाँ पर इसका नॉर्मल जो है ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर ये 120, 90 प्लस ये वाला फिर से 30 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या? कैसे दिखाएंगे मैंने? अब ये एंगल 30 है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर लगा लो स्नेल्स लॉ का। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? √3 into sin 30 की वैल्यू 1/2 is equal to 1 into sin e। तो sin e की वैल्यू √3/2 बन जाएगा, तो e कितना बनेगा हमारे पास इस केस में? 60 डिग्री बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो रे किस तरफ निकलेगी इस केस में? यहाँ पर इस तरफ निकल जाएगी यहाँ पर, और ये कितना बनेगा इसका? यहाँ पर 60 बन जाएगा। ये बात समझे क्या? समझे क्या? नहीं समझे? ठीक है। अब डेविएशन निकालना है अपन को। पहले यहाँ पर डेविएशन कितना बन रहा है इसका एक बार चेक करो। ये डेविएशन कितना है इसका? यहाँ पर 60 - 30 30 बन गया, समझ सकते हैं हम लोग। और किस तरफ है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल्टा वन बन रहा है हमारे पास 60 - 30 30 बन रहा है, किस तरफ बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। इस पॉइंट पे डेविएशन कितना है? कितना बताओ? ये भी ऐसे जा रही थी इस केस में, ये 90 से इस तरफ बेंड हो गई, तो इसका डेविएशन कितना बनेगा इस केस में? यहाँ पर 90 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। किस तरफ है ये? एंटी क्लॉकवाइज है, समझ सकते हैं हम लोग। डेटा कितना बन रहा है हमारे पास? 90 बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज है। इस पॉइंट पे डेविएशन कितना बनेगा? अरे ऐसे जा रही थी और इस तरफ बेंड हो गई, 60 - 30 का एंगल फिर से 30 बन जाएगा। तो डेल्टा की हमारे पास क्या बन रहा है? फिर से 30 डिग्री बन रहा है और एक क्लॉकवाइज बन रहा है। तो नेट डेविएशन क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में? 90 एंटी क्लॉकवाइज है और 60 क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन इसका 30 बन जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। समझे क्या? नोट करो, डाउट है पूछो। जो लास्ट टाइम था वही लेना अगर होगा तो।
नोट करिए सब लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल रहेगा। ठीक है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो क्या है, इसमें बहुत ही स्मॉल है। जो ए है हमारे पास इसमें बहुत ही स्मॉल है। अब इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग पैरेक्टल रेज की बात कर रहे हैं। मतलब जो रे आएंगे वो क्या होगी, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या होगा, इसमें बहुत ही स्मॉल होगा। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आई हमारे पास इस केस में क्या है, स्मॉल है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पे स्नेल फ्लो का यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर इस पॉइंट पे हम लोग स्नेल फ्लो का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 into sin i is equal to n into sin r1। अब जो एंगल i है वो क्या है हमारे पास इस केस में, बहुत ही स्मॉल है। तो अगर i स्मॉल है तो क्या बोल सकते हैं, r1 भी बहुत ही स्मॉल बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर i स्मॉल है इसका मतलब क्या होगा कि जो r1 है वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ये पुट कर दो यहाँ पर, sin i को i बोल देंगे हम लोग इस केस में, इज इक्वल टू n into r1, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, a को लिखते हैं r1 plus r2। अब a भी क्या है हमारे पास, स्मॉल है, और r1 भी क्या है, स्मॉल है। तो r2 भी क्या बनेगा इस केस में, स्मॉल बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो r2 भी क्या है हमारे पास इस केस में, स्मॉल है। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग इस केस में, इस पॉइंट के लिए फिर से कनेक्शन लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे वो लोग, n into sin r2 is equal to 1 into sin e। अब जो r2 है हमारे पास इस केस में क्या है, वो बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि e भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो n into r2 is equal to e। ठीक है, r2 स्मॉल है इसलिए e भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जो भी एंगल है सारे के सारे कैसे इस केस में a i r1 r2 और ये सारे क्या है इस केस में, स्मॉल है। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम लोग डेविएशन निकाल, डेविएशन क्या लिखेंगे हम लोग, डेविएशन क्या लिखते हैं, i plus e minus a। i की वैल्यू क्या है हमारे पास, nr1 है, e की वैल्यू क्या है, nr2 है, माइनस 1। यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं हम लोग, पीछे क्या बचेगा, r1 plus r2 बचेगा। r1 plus r2 कितना होता है, a के बराबर होता है, a कॉमन ले सकते हैं फिर से हम लोग इसके अंदर। तो डेविएशन कितना आएगा हमारे पास इस केस में, डेविएशन बन जाएगा n minus 1 into a, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा वो क्या रहेगा इस केस में, n minus 1 into a रहेगा। ये बात समझे क्या, ठीक। अच्छा n क्या चीज है इस केस में, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बोल सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग डायग्राम पर ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो प्रिज्म के लिए यहाँ से जैसे कि रे आ रही है हमारे पास इस केस में, उसका डेविएशन क्या बन रहा है इस केस में, यहाँ पर कुछ थीटा से बन रहा है। तो ये इसका डेविएशन क्या बनेगा हमारे पास इस केस में, अगर हम लोग यहाँ पर इसको n1 बोल रहे हैं, इसको n2 बोल रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास इस केस में, n2 upon n1 बन जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेविएशन क्या बनेगा इसका यहाँ पर n2 upon n1 minus 1 into a।
ये बात समझिए क्या? नोट करो इसको। ये स्मॉल है तो आएगी ना, ये स्मॉल है तो आएगी उसमें। हम वो केस ले रहे हैं जिसमें आई भी स्मॉल है। नोट कर लिया? कोई डाउट इसमें किसी को? ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर? वो कंडीशन फाइंड कर रहे हैं जिसके लिए क्या होगा, जो इस रे है जो इस सरफेस पे गिर रही है उसका यहाँ पर TIR हो, ये यहाँ से बाहर नहीं निकले, उसका एक कंडीशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस रे का यहाँ पर TIR होगा, उसका कंडीशन क्या होगा बोलो? R2 ग्रेटर देन क्या हो?
सी से बड़ा होगा समझ सकते हैं हम लोग, तभी क्या होगा यहाँ पर टीआर होगा। ठीक है, तो अगर R2 जो है सी से बड़ा होगा तो क्या होगा इस केस में यहाँ पर टीआर होगा और जो रे है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमेशा के लिए ऐसा हो कि जो भी रे इसके ऊपर गिर रही यहाँ पर आ रही है वो सारी क्या हो यहाँ पर अंदर की तरफ रहे, बाहर नहीं निकले। उसके लिए हम लोग आर की कौन सी वैल्यू लेंगे इस केस में? क्या आर की हम लोग मिनिमम या मैक्सिमम कौन सी लेंगे बताओ? आर की तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं ना यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर R2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या वो R1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है समझ सकते हैं हम लोग। ये क्या लिखते हैं हम लोग R1 प्लस R2 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका फिक्स है। अब अगर हम लोग R1 को चेंज करें तो R2 भी चेंज होगा ऐसे हो सकते हैं हम लोग। और R1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस केस में? I के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऐसे हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर रेस गिर रही है वो सारी की सारी अंदर कब आएगी? जब यहाँ पर क्या हो टीआईआर हो, ऐसे हो सकते हैं हम लोग। तो अगर R2 की न्यू वैल्यू के लिए भी क्या हो रहा है इस केस में टीआईआर हो रहा है तो उससे ऊपर की वैल्यू फिर क्या होगा डेफिनेटली टीआईआर होगा, ऐसे हो सकते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे, ऐसे हो सकते हैं हम लोग। अगर R2 मिनिमम के लिए भी क्या हो रहा है टीआईआर हो रहा है तो उससे ऊपर वाले वैल्यू के लिए डेफिनेटली क्या होगा इस केस में टीआईआर होगा, ऐसे हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब R2 मिनिमम कब आएगा इस केस में? R2 क्या है हमारे पास A माइनस R1 है, समझ सकते हैं हम लोग। R2 मिनिमम कब बनेगा? जब R1 क्या हो मैक्सिमम है, समझ सकते हैं हम लोग। R2 मिनिमम कब बनेगा? जब R1 मैक्सिमम बनेगा। और R1 मैक्सिमम कब बनेगा? R1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझ सकते हैं हम लोग। 1 into sin I is equal to n into sin R1। तो R1 मैक्सिमम कब बनेगा? जब I क्या हो हमारा मैक्सिमम हो, समझ सकते हैं हम लोग। तो R1 मैक्सिमम कब बनेगा? जब I मैक्सिमम हो। और I की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 90 हो सकती है, ज्यादा पॉसिबल है नहीं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो I की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास इस केस में? 90 बन जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर I मैक्सिमम कितना हमारे पास 90 है तो यहाँ पे सिर्फ लोग का यूज करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ से हम लोग R1 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 into sin 90 is equal to 10 into sin R1, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो n into sin R1 कितना हमारे पास 1 आ रहा है, तो sin R1 क्या बन जाएगा इस केस में? 1 by n बन जाएगा। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? sin इनवर्स 1 by n बनेगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। sin इनवर्स 1 by n क्या होता है बताओ मेरे को? कुछ होता है क्या? क्रिटिकल में बोलते हैं क्या इसको हम लोग, ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने। तो जो ये वैल्यू है वो क्या हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू के बराबर है, इसको C बोल सकते हैं हम लोग इस केस में। ठीक है, तो R1 क्या बनेगा इस केस में हमारे पास? C बन जाएगा। तो R1 की वैल्यू क्या हमारे पास इस केस में? C है। तो R2 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? A माइनस C बन जाएगी। तो R2 क्या बनेगा हमारे पास इस केस में? A माइनस C बन जाएगा। और ये क्या है हमारे पास? R1 की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये R2 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इस केस में? R2 मिनिमम हमारे पास ये है, ये R1 मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास A माइनस C ग्रेटर देन C। तो A की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? 2C से बड़ी आएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये बात समझे क्या? अगर A की वैल्यू क्या हो 2C से बड़ी हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो हमेशा इस सरफेस पे क्या होगा? टीआईआर होगा, और ये जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये बात समझे क्या? इसको नोट करो।
नोट कर लिया इसको, समझ गए क्या इसको कि अगर ए की वैल्यू जो है एंगल ऑफ प्रिज्म जो है अगर वो 2c से बड़ा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर कुछ भी हो हमेशा यहाँ पर क्या होगा इस केस में क्या होगा, समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस है। अब सेकंड की बात कर रहा हूँ जिससे हम लोग ये निकाल रहे हैं कि यहाँ से मतलब जो रे है क्या है यहाँ से बाहर की तरफ निकले उसकी कंडीशन क्या बनेगी वो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ से जो रे आ रही है वो यहाँ से कब बाहर निकलेगी उसकी कंडीशन क्या बनेगी बोलो, उसकी कंडीशन क्या बनेगी बोलो, इस पॉइंट पे कंडीशन क्या बनेगी कि जो रे यहाँ से आ रही है वो हमेशा यहाँ से बाहर निकले उसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट की कंडीशन बोलो, इस पॉइंट के लिए क्या R2 अगर जो है वो C से लेस है तो क्या होगा यहाँ से जो है बाहर निकले, कैसे बोल सकते हैं हम लोग, अगर R2 की वैल्यू जो है वो लेस देन C है तो रे क्या होगी हमेशा यहाँ से बाहर निकलेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या, ठीक है। अब अगर R2 की वैल्यू जो है लेस देन C है, अब R2 कौन सा लेंगे हम लोग इसमें से, R2 कौन सा वैल्यू पॉसिबल है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या हो लेस देन C हो तो बाकी वैल्यूज पे डेफिनेटली C से लेस में होगी और रे जो है इसके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब R2 मैक्सिमम का बनेगा, R2 मैक्सिमम का बनेगा हम लोग जब R1 क्या हो मिनिमम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। R2 मैक्सिमम कब बनेगा जब R1 क्या हो मिनिमम हो, और R1 मिनिमम कब बनेगा जब I मिनिमम हो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और I मिनिमम कितना पॉसिबल है 0 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर I मिनिमम 0 है तो R की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास इस केस में, R1 की वैल्यू क्या बनेगी, ये 0 है ना I1, तो R1 कितना बनेगा इस केस में, वो भी 0 तो बनेगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये रे जो है सीधी ऐसे R2 से निकल जाएगी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर R1 हमारे पास सॉरी I1 जो है वो 0 है तो R1 की वैल्यू क्या बनेगी इस केस में 0 बनेगी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या कि अगर I1 जो है हमारे पास सॉरी जो I है वो 0 है तो R1 की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। इसमें को यूज कर सकते हैं हम लोग, sin 0 की वैल्यू 0 बन जाएगी, 1 into sin 0 is equal to n into sin R1, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इस केस में 0 बन जाएंगे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझिए क्या, ठीक है। अब R1 0 है हमारे पास तो R2 क्या बनेगा, R2 की मैक्सिमम क्या बन जाएगी a बन जाएगी, ठीक है। R1 0 है इसलिए R2 मैक्सिमम क्या बन जाएगा हमारे पास इस केस में a minus 0 a बन जाएगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। R2 मैक्सिमम हमारे पास a है तो a की वैल्यू क्या होगी इस केस में, अगर लेस देन c है तो जो रे है हमेशा क्या होगी यहाँ से बाहर निकलेगी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है लेस देन c है जो रे है क्या होगी सरफेस से हमेशा बाहर निकलेगी। बात समझे क्या, नोट करो उसको। दूरी तो पॉसिबिलिटी है और हमेशा के लिए बोलिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो अगर a की वैल्यू लेस देन c है तो हमेशा बाहर निकलेगी, अगर a ग्रेटर देन 2c है तो हमेशा अंदर निकलेगी।
केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, हमेशा हमें क्या रहेगी, अगर ए की वैल्यू जो है लेस देन सी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो रे हमेशा यहाँ से बाहर निकलेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये बात समझे क्या? तुम लोगों ने वो मिराज इफेक्ट पढ़ रखा है क्या? मिराज इफेक्ट पढ़ लिया तुम लोगों ने? नो सर। वो पढ़ लेते हैं हमको। प्रिज्म के अंदर एक ग्राफ बचा हुआ है हमारा, डेल्टा वर्सेस आई का, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या होता है बताओ, क्या होता है? गर्मी के दिनों में पानी दिखाई देता है तो दूर सड़क पे, लेकिन होता है क्या वहाँ पर? होता नहीं है कि फिर अपन को दिखाई देता है, ठीक है? उसका रीजन गर्मी बाहर निकलो दिखाई देगा, तुम बाहर नहीं निकल किस किसने देखा है? नोटिस किया ऐसा? क्या कौन देखा है? किसने देखा? पीछे देखो। रीजन क्या है उसकी बात करेंगे हम लोग, बातें नहीं। ये मान लो पेड़ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। अब देखो रीजन क्या है इसका यहाँ पर, कि गर्मी की तरफ क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, जो नीचे वाली सरफेस सड़क है जो यहाँ पर रोड है उसका टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। या फिर ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं इस केस में तो टेम्परेचर क्या होगा इस केस में बढ़ता जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो म्यू है वो क्या होगा इस केस में घटता जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जो टी है वो टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, इसलिए म्यू क्या हो रहा है इस केस में कम हो रहा है। तो अगर मान लो कोई रे जो है वो यहाँ से आई यहाँ पर मान लो, तो इस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि फिर से दूर की तरफ जा रही है यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर ये दूर की तरफ जा रही है। यहाँ पर मान लो कि जो एंगल है वो क्या बन गया हमारा इस केस में क्रिटिकल एंगल बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा इस केस में, यहाँ पर क्या होगा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो रे है वो इस केस में इस तरफ घूम के जाएंगे, ठीक है, और ये इस तक पहुँचेगी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो रे यहाँ से निकल रही थी वो इसके पास पहुँच रही है ऐसे घूम के, ठीक है। तो इसके लिए तो रे कहाँ से आ रही है इस केस में, यहाँ पर यहाँ से आ रही है, तो इसको जो पेड़ है वो कहाँ पे दिखाई देगा इस केस में, नीचे की तरफ भी दिखाई देगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। जहाँ से रे दिखाई देगी उस तरफ दिखाई देगा ना ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए रे इस तरफ से आ रही है, तो इसके लिए ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या होगा इस केस में यहाँ पर इस तरह बनेगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बात समझे क्या मेरी? थोड़ा और नीचे कर दो इसको यहाँ पर। तो इसके लिए कहाँ से आ रहे हैं इस केस में, यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। बात समझे क्या? कि इसको कैसे लग रहा है इस केस में कि रे जो है कहाँ से आ रही है इस केस में, यहाँ से आ रही है। उसको भी क्या दिखाई देगा इस केस में, इसकी इमेज जो है यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। वो क्यों दिखाई दे रही है इस केस में यहाँ पर, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है इसका यहाँ पर टेयर हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे लगेगा कि इस केस में यहाँ पर क्या है, इस केस में पानी है, इसलिए इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, लेकिन एक्चुअली पानी वहाँ पर नहीं है। बात समझे क्या? इसको नोट कर लो। सर पानी क्यों लगता है, कांच क्यों नहीं लगता? देखिए बात, पर इन्होंने कांच का नहीं रखा, वैसी सरफेस होती है। टेम्परेचर बढ़ने पे म्यू जो है कम होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने पे म्यू जो है कम होता जाएगा। ये समझे क्या सब लोग?
आज के लिए तो इतना ही करेंगे हम लोग।